हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी मैं आपको आज जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो है तानों के निम्न प्रकार। तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखेंगे, उसके अंदर मैंने यूनिट 1 के अंदर तान की एक्सप्लेनेशन दी है, डिटेल दी मैंने आपको उसकी दी है। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको सारी डेफिनेशंस जो बताइए आलाप तान के बारे में, लेकिन तान के अंदर कुछ नाम बताए थे मैंने। ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एक क्वेश्चन जो कि है मैंने अभी जो सैंपल पेपर में देखा था आपने 2023 और 24 के सैंपल पेपर में लिखा हुआ था कि तानों के 6 प्रकार आपको बताने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तानों के 6 प्रकार नहीं, तानों के 7 प्रकार बता रहा हूँ और बड़े ही आसान तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो बन रहा है तानों के निम्न प्रकार, जो 3-4 क्वेश्चन है जो कि मतलब रह गए हैं, जहाँ जो मेरे को लगता है कि शायद आ सकते हैं, तो उसमें से मैं बता रहा हूँ। तो तानों के जो निम्न प्रकार है, सबसे पहले देखेंगे तो पहला जो प्रकार है वो है शुद्ध तान। जिस तान में स्वरों का क्रम प्रयोग सीधा हो, ठीक है, सीधा मतलब बिल्कुल सीधा जाए, जैसे आरोह अवरोह आप करते हो, सीधा हो, पूरा पढ़ते हैं, सीधा हो तथा आरोह अवरोह एक जैसा हो, उसे शुद्ध तान कहा जाता है। इसे सपाट तान भी कहते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नीसा नी धा पामा गारे सा। ठीक है, इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही आसान है, बड़ा ही सरल है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि यदि मान लो फॉर एग्जांपल हम गए सा रे गा मा पा धा नी सा, आरोह आपको आता है और यहीं से आपको वापस भी चले जाना है। ठीक है, यहां से गए और वापस आ गए, तो क्या बन गया आगे सा रे गा मा पा धा नी सा और नी धा पा मा गा रे सा। और ये चीज़ आप यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो आगे ही मैं इसको, देखो यहाँ तक आरोह हो गया, सारे गामा पादा नी सा आपको आता है, ये आरोह हो गया और आगे नी धा पामा गा रे सा, ये इसका अवरोह हो गया। तो आरोह अवरोह बिल्कुल सपाट है, मतलब बिल्कुल सीधा। इसको सपाट तान भी कहते हैं कि स्वरों में जा रहा है, सारे गामा पादा नी सा ने धा पामा गा रे सा, सारे गामा पादा नी सा ने धा पामा गा रे सा, सारे गामा पादा नी सा ने धा पामा गा रे सा। तो ये हो गई हमारी बिल्कुल शुद्ध तान, सपाट तान। ठीक है, इसको हम शुद्ध तान या सपाट तान कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे छूट की तान। ठीक है, छूट तान क्या होती है ये मैंने आपको पूरा बता दिया। छूट तान देखेंगे, जब तार सप्तक के किसी स्वर से तेजी से मध्य सा पर आते हैं तो वह छूट की तान कहलाती है। जैसे मान लो जी, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे माँ को डैश करके लिखा हुआ है, माँ पर रुके और गा रे सा नहीं धापा मा गा रे सा, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक तान बन गई। तो माँ पे रुके माँ गरे गरे धापा मा गा रे सा और सा पे आ गए, तो ये एकदम से आ गया देखो ऊपर से। तो यहाँ पर एक स्वर पे आप रुके और गारे सा नहीं धापा मा गा रे सा, एकदम से आप इसको लेकर के यहाँ पर खत्म कर दिए, तो ये आपकी छूट की तान हो गई। तो ये माँ पर भी हो सकता है, ये चीज़ गा पर भी हो सकती है, ये चीज़ रे पर भी हो सकती है और ये चीज़ सा पर भी होती है। जैसे मान लो सा पर देखें हम, तो सा पे क्या कहेंगे, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, और सा पर आकर के लास्ट में हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। तो ये हमारी हो गई छूट की तान। नेक्स्ट चलते हैं, इस तान में स्वरों का प्रयोग जबड़े की सहायता से किया जाता है, यह केवल गायन में प्रयोग होती है। तो तीसरा नंबर जो है जबड़े की तान। जबड़ा, जो कि आप जानते हो जबड़ा क्या होता है। जबड़े की तान में जबड़े की सहायता से स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तान लगाई जाती है, तो उसको हम जबड़े की तान कहते हैं, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं दानेदार तान। दानेदार तान का मतलब होता है जिसमें स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई दे। ठीक है, इस तान में हर स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। कुछ विद्वान इसमें कर्ण का भी प्रयोग करते हैं और इसे कर्णयुक्त तान कहते हैं। तो इसमें मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, आप भी मत देना, तो आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। तो इस तान का हर स्वर स्पष्ट रूप से साफ सुनाई देता है। ठीक है, जो भी आप तान लेंगे तो वो स्पष्ट सुनना चाहिए। अगला चलते हैं अचरक तान। इस तान की विशेषता यह है कि इसमें हर स्वर को 2 बार लिया जाता है, जैसे गागा मामा धाधा सा सा धाधा मामा, कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी आप इसमें ले सकते हो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे मान लो आपने किया सा सा रे गागा रे सा सा, तो ये आपकी तान बन गई एक। सा सा रे गा गा रे सा सा, सा सा रे गा गा रे सा सा, तो ये आपकी अचरक तान है जिसमें स्वर 2 बार आएगा, एक स्वर डबल बार इसको आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हलक की तान। हलक आपको पता ही है, हलक क्या, जीभ को अंदर बाहर करते हुए जब तान लेते हैं तो हलक की तान कहलाती है। ठीक है, जीभ को अंदर बाहर करते हुए जब तान ली जाती है तो उसको हलक की तान कहते हैं। 7 नंबर पर बोल तान। बोल तान में गीत के शब्दों को बोल को ही स्वर के रूप में यूज करके गाया जाता है। मतलब बोल तान के अंदर जो बोल है ना, गीत के जो बोल हैं, जैसे मान लो अगर हम बात करें भोपाली की, तुम हम सन जिन बोलो पिहरवा, शब्द है तुम हम सन जिन बोलो पिहरवा। आप देखो पदा सा धा पा गा रे सा, तो हमने इसको कैसे गाना है, तुम पिहरवा, मतलब वो शब्द सुनाई दे रहे हैं, वो बोल सुनाई दे रहे हैं, तो ये बोल की तान कहलाती है यहाँ पर। तो ये आपका तान का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ध्रुपद की वाणियाँ। तो ध्रुपद की वाणी क्या होती है, ध्रुपद की वाणी जहाँ पर ध्रुपद को सिखाया जाता था,
ध्रुपद को बड़े ही अच्छे तरीके से संजो कर रखा जाता था, सिखाया जाता था। ध्रुपद सिखाने की जो जगह है उसको हम बानी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ख्याल गायन शैली के घराने हैं, वैसे ही ध्रुपद की बानियाँ होती थी। तो बानी हमारे पास 4 हैं, खंडार बानी, गोबरहार बानी, डागुर बानी और नोहार बानी। तो खंडार बानी क्या होती है? इस गायन का संबंध राजा सम्मोखन सिंह से है। तो राजा सम्मोखन सिंह ने खंडार बानी को बनाया है। इन्हीं सम्मोखन सिंह को नौबत खां के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम नौबत खां हो गया था क्योंकि इन्होंने तानसेन की कन्या से विवाह करके इनका नाम बदल दिया गया था। तो ये तानसेन की कन्या से इन्होंने विवाह कर लिया। तानसेन वैसे तो वो ब्राह्मण है तानसेन, लेकिन उन्होंने भी एक मुस्लिम लड़की शादी की थी हुसैनी से। उसके बाद वो कहते हैं कि मुस्लिम हो गए थे, लोग कहते हैं ये बात। उनके निवास स्थान खंडार के नाम से, तो जो सम्मोखन सिंह जी है, राजा सम्मोखन सिंह या नौबत खां जो है, खंडार नाम की जगह से थे, बिलोंग रखते थे। तो उसी के नाम पर इन्होंने इस बानी का नाम खंडार बानी रख दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं गोबरहार बानी। इस बानी का संबंध तानसेन से जोड़ा गया है, ठीक है। तो गोबरहार हो गया तानसेन से जोड़ा गया है। यह बानी शांत तथा गंभीर मानी जाती है। तानसेन गौड़ ब्राह्मण थे, अतः उनकी बानी का नाम गोबरहार बानी माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं डागुर बानी। इस बानी का संबंध ब्रजचंद से जोड़ा जाता है, ठीक है। नोहार बानी, इस बानी को श्रीचंद की बानी भी कहा जाता है। तो डागुर से संबंध किसका है? ब्रजचंद से। और नोहार बानी जो है वो श्रीचंद से। तो यहाँ पर एक नंबर के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? खंडार बानी किससे संबंधित है? राजा सम्मोखन सिंह या फिर नौबत खां से। और गोबरहार तानसेन से, डागुर बानी ब्रजचंद से और नोहार बानी जो है वो श्रीचंद से यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक जो प्रश्न है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्वेता जी को। उनका यूट्यूब चैनल है श्वेता शर्मा के नाम से, तो उनका काफ़ी अच्छा रहता है। तो आज मैं बस मोस्टली एकदम से देख रहा था यूट्यूब पे, तो ऊपर मुझे दिखाई दिया, क्योंकि आजकल मैं म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा रिकमेंड हो जाता है। तो मैंने देखा कि प्रेजेंट वोकलिस्ट के बारे में जो मेरे को बनाना था वो मेरे को यहाँ से मिल गया। तो मैंने उनकी फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको लिख दिया है। हालांकि आप उनकी वीडियो भी जा करके देख सकते हो, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ये आपका ही लिखा हुआ है जो मैं इसके अंदर पढ़ कर आपको मतलब सबको दिखा रहा हूँ। अगर कोई भी हो तो ये पूरा जो श्रेय है एक तरह से उनको जाता है। हालांकि जो सोनू निगम जी उनको मैं मानता हूँ, वो एक तरह से मेरे गुरु की तरह। मैंने उनके बहुत सारे गाने गाए हैं, मैं लाइव शो में उनके गाने बहुत सारे गाता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे उनके गाने हैं। कल हो ना हो है, अभी मुझ में कहीं, भगवान है कहाँ रे, तो 3 इडियट का जो गाना है, ठीक है। तो बहुत सारे उनके गाने हैं, संदेश से आते हैं, है ना। तो उनके गाने मैंने बहुत गाए हैं। तो ये पढ़ लेते हैं। तो उन्हीं की वीडियो देख करके मैंने फोटो क्लिक की है। अब आगे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हमें चाहिए होता है कि जो नए प्रेजेंट सिंगर के बारे में लिखेंगे, वोकलिस्ट के बारे में लिखेंगे, गायक के बारे में लिखेंगे, तो उनका वो घराने किस घराने से है, उनकी शैली क्या है, तकनीक क्या है, और शिष्य वो किसके शिष्य रहे हैं, उन्होंने किस किस को सिखाया है। शैली का मतलब उनका स्टाइल क्या है, तकनीक उनकी टेक्निक क्या है, और घराना। तो ये सब आप लिख सकते हो, किसी का भी लिखो, लेकिन मैं आपको सोनू निगम जी का ही पढ़कर सुना रहा हूँ। सोनू निगम हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं, ठीक है। सोनू निगम जो है हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं। सोनू जी ने गायकी का प्रशिक्षण रामपुर सहजवानी घराने के प्रसिद्ध गायक पद्म विभूषण स्वर्गीय गुलाम मुस्तफ़ा खान जी से लिया, ठीक है। तो सोनू जी ने गायकी के प्रशिक्षण मतलब गायकी की जो शिक्षा है वो उनके गुरु रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान जी, जो कि अब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्वर्गीय ऐड कर दिया है। तो जो मुस्तफ़ा खान जी हैं वो उन्होंने बहुत सारे मतलब क्या कहता है गाने गाए हैं। वो बिल्कुल प्योर क्लासिकल जो सिंगर हैं, वो सहजवानी घराने, रामपुर घराने, सहजवानी घराने से बिलोंग रखते थे, ठीक है। उन्हीं से उन्होंने सीखा। तो ये भी उसी घराने के माने जाएंगे सोनू निगम जी। तो इनकी गायकी रामपुर सहजवानी घराने से मानी जाती है। आगे चलते हैं। सोनू निगम जी ने अपने करियर की शुरुआती दिनों में तीसीज के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने गाए थे। तो इनका जो नाम हुआ था वो एक इनकी एल्बम आती थी, रफ़ी की यादें, इनकी एल्बम बनी थी, जिसमें सोनू निगम जी ने रफ़ी साहब को ही ज़्यादा गाया। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था श्वेता जी ने, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में। तो सोनू निगम जी जो थे वो उनका जो जन्म हुआ है वो यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर ही हुआ है। वो मतलब दिल्ली के अंदर ही वो आराम से थे, लेकिन छोटी सी उम्र में वो मुंबई चले गए थे, क्योंकि जो उनके पिता हैं अगम कुमार निगम जी, जो वो मतलब स्टेज शोज वगैरह करते थे, क्योंकि पापा पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा शौक था इनको, सोनू निगम जी को। तो आप ये भी लिख सकते हो पढ़ने लिखने का बहुत सारा शौक था, तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो सोनू निगम जी को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक था, लेकिन जो मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गाने थे वो उनके फादर साहब जो है अगम कुमार निगम जी, वो गाते थे स्टेज पर। तो काफ़ी छोटे होते थे, 2-3 साल के, 4-5 साल के थे। तो उनके एक बार हुआ कहानी क्या हुई कि उनके जो पिता हैं, जो अगम कुमार निगम जी हैं, एकदम से कहीं पे भी जहाँ फीमेल वॉइस जो होती थी वो कभी कभी, जैसे कल पहला जो उनका गाना था वो था क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना था। तो वो गा रहे थे, उनके पिताजी गा रहे थे। तो एकदम से जो फीमेल वॉइस है उसके अंदर वो कभी कभी गाते थे। तो उनको लगा कि, उनके पिताजी को लगा कि क्या गाएंगे छोटा सा बच्चा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया उस वक्त। तो सोनू निगम जी जो है रफ़ी साहब को बहुत सुनते थे, और अगम कुमार निगम जी उनके पिता हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत कमाल गाते हैं। तो रफ़ी साहब को सुन करके ही वो बड़े हुए हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि रफ़ी जो मोहम्मद रफ़ी साहब है वो एक तरह से मेरे लिए द्रोणाचार्य हैं, और मैं उनका शिष्य हूँ, ठीक है। जैसे एकलव्य होता है, मैंने उनको देखा नहीं, मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन मैंने उनको सुन के मैं बहुत बड़ा हुआ, उनको मैंने फॉलो किया है। और आज के समय में सोनू निगम जी जैसा जो रफ़ी साहब जी को गाते हैं, सोनू निगम जी को ही मैं मानता हूँ, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब को डिट्टो गा सकते हैं, वो फील जो वो रख सकते हैं। तो बहुत सारे गाने उनके, कम से कम
100 से ज़्यादा गाने तो मेरे पास है जो सोनू निगम जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए गाए हैं, तो मेरे को काफ़ी कलेक्शंस करने का शौक रहा है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, सोनू निगम जी ने अपने कैरियर शुरुआत टी सीरीज़ के लिए उन्होंने गाया था, मोहम्मद रफ़ी साहब जी के जो गाने गाते थे, और उन्होंने बहुत सारी भेंटें भी गाई हैं टी सीरीज़ के लिए। तो माता की भेंट उन्होंने गाई है, बहुत सारी उन्होंने क्या कहते हैं जागरण भी उन्होंने किए हैं, तो जागरण के लिए भी उन्होंने बहुत सारे भजन गाए, शंकर भगवान के उन्होंने भजन गाए हैं, और जो धार्मिक फिल्में हुई हैं उसमें भी सूर्यपुत्र शनिदेव में भी उनका गाना है, उनका भजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोनू निगम जी की गायक पद्धति रफ़ी साहब से मिलती जुलती है, तो रफ़ी साहब के जैसी उनकी गायकी है, इसलिए उनको रफ़ी क्लोन भी कहा जाता है, मतलब रफ़ी साहब जी के जैसा गाने वाला जो है वो सोनू निगम जी हैं। उसके बाद हम चलते हैं, साल 2003 में रिलीज़ हुई कल हो ना हो के टाइटल सॉन्ग के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ उनको फिल्म फेयर पुरस्कार और आईफा अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया गया था। तो उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो उनको मिला था, एक तो नेशनल फिल्म अवार्ड उनको मिला था, और मिला था फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला था, और आईफा अवार्ड उनको मिला था। कौन से गाने के लिए, कल होना हो। ये बहुत हिट गाना है और ये इतना जुड़ा हुआ है सोनू निगम जी के साथ। और एक गाना और है, अभी मुझ में कहीं, बाकी थोड़ी सी जिंदगी। तो ये 2 गाने ऐसे हैं सोनू निगम जी के साथ जो कि सोनू निगम जी कहते हैं कि जब तक मैं हूं, जब तक मेरी सांसें हैं, तो ये अभी मुझ में कहीं जो गाना है वो मुझसे रिलेट होता है। और अगर भगवान ना करे उनको शायद कभी कुछ हो, लेकिन वो कहते हैं कि जिस दिन मैं यहाँ से जाऊंगा, दुनिया से कुछ अलविदा कहूंगा, उस वक्त कल हो ना हो गाना बैकग्राउंड में चल रहा होगा। और वो ऐसी बातें कह करके अक्सर रोने लग जाते हैं। बड़े ही मतलब इमोशनल हैं, बड़े ही भावुक इंसान हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मतलब हर किसी को प्यार करना, हर किसी से अच्छे से बात करना, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं। मतलब हमारे भारत की धरोहर है सोनू निगम जी, जहाँ तक मेरे को पूरा उन पर विश्वास है। और मैं उनको सुन करके आगे बढ़ता हूँ। उनके बहुत सारे भजन हैं, राम जी का उन्होंने भजन गाया था, अभी जो रामलला की मूर्ति स्थापित हुई तब भी उन्होंने वहां पर परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद चलते सोनू निगम जी ने टीवी पर प्रसारित संगीत प्रतियोगिता जैसे सारेगामा में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। प्रतिभागी होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सारेगामा के अंदर जो सबसे पहला जो जीटीवी के अंदर, जब मैं बहुत छोटा था, जीटीवी के अंदर जब सोनू निगम जी ने शुरुआत की थी, फिल्मों के अंदर इतने गाने नहीं आए थे, बहुत हिट नहीं हुए थे उस समय पर, लेकिन सोनू निगम जी ने जो शुरुआत की थी एंकर के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी, जो कि एंकरिंग जो उन्होंने की थी वो की थी अपने सारेगामा में, जो जीटीवी की तरफ से आता था। उसके अंदर वो सिखाते भी थे और सीखते भी थे, मतलब एक तरह से कि एक एंकर के रूप में वो आगे बढ़ करके आए थे। ठीक है, ये उनका है। उन्होंने फिर बाकी वैसे तो फिर छोटे उस्ताद जो आया था वो उसमें के अंदर भी उन्होंने जजमेंट की थी, इंडियन आइडल में भी जजमेंट की उन्होंने, और जीटीवी की तरफ से वैसे भी सारेगामा में एज ए गेस्ट भी वो आए हैं। तो बहुत अच्छा मतलब उनका काम है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। और आज भी लोगों से मिलता है, कोई उनसे कुछ पूछना चाहे मिलता है तो उनको कहीं ना कहीं मतलब शाबाशी देते हैं, अगर जो उनसे सीखना चाहता है तो, या फिर जिनको भी अच्छा सुनते हैं तो वो ज़रूर। कई बार इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ, उनकी आईडी को फॉलो करता हूँ, तो वो काफ़ी कमेंट वगैरह भी करते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो। उन्होंने कई कलाकारों के साथ भी प्रस्तुति दी है, उन्होंने गाया है, जैसे कि शान, कुछ नाम लिख सकते हो, शान, सुखविंदर, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर जी। तो शान जो है वो उनके फ्रेंड ही हैं, सुखविंदर जी उनके फ्रेंड है पंजाब से, श्रेया घोषाल तो बिल्कुल उनके फ्रेंड है। श्रेया घोषाल जी ने शुरुआत की थी सारेगामा से, तो सारेगामा के अंदर कंटेस्टेंट के रूप में आई थी, तो जब वहाँ पर सोनू निगम जी एज ए होस्ट होते थे। लता मंगेशकर जी, ठीक है, लता मंगेशकर जी तो वैसे वो लता माँ बोलते हैं, उनके साथ काफ़ी गाने गाए। आशा भोसले जी उनकी ताई हैं, सब ताई बोलते हैं। और अलका याग्निक जी जो पहली बार उनके साथ काफ़ी गाने भी गाए, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं, तो इनके साथ उन्होंने गाना गाया। वैसे शंकर महादेवन जी के साथ भी उन्होंने गाना गाया है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ उन्होंने गाना गाया। रूप कुमार राठौर जी के लिए गाना गाया उन्होंने। तो ये एक है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्वेता शर्मा जी का, कि आपने ये सब थोड़ा लिखा हुआ मेरे को मिल गया तो मैंने लिख लिया। तो थैंक यू सो मच। आप उनके चैनल को भी फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में। आज हमने बात की है तानों के निम्न प्रकार, ध्रुपद की 4 बानियां और प्रेजेंट वोकलिस्ट। अब अपने पास कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बताऊं या सिखाऊं। ठीक है, ये आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव।